Hey guys, so welcome back to our e-learning platform Origins Ishala. I am Jain Mayank and you are watching the 14th lecture of nuclear power plants only in the playlist of power plant engineering. So last सेशन में हमने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हमें ये पता चला कि इंडस्ट्री में या फिर आप कह सकते हो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स है डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट सेटअप्स के बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट वो जो हमने स्टडी किए थे वो एक छोटा सा पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम एक्चुअल अवेलेबल. रियल लाइफ में इससे कई ज़्यादा अरेंजमेंट होते हैं एज पर सूटेड बाय द कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है नीड है उस हिसाब से ऑफकोर्स छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं. बट एट द बेस ऑफ इट ऑल दे वर्क ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दैट इज फिशन रिएक्शन बिकॉज फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल करेंटली. सो ऑफकोर्स इन सब के अरेंजमेंट उनके मटेरियल के हिसाब से, कूलेंट के हिसाब से, मॉडरेटर के हिसाब से, जगह के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग आने वाले हैं. But we have to try to do our best so we can get a basic summary of how we can say. अब पूरी दुनिया तो हम जान नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक ग्रुप जो होता है उसको हम समझने की ट्राई करते हैं, राइट, या फिर कुछ सैम्पल्स लेके उन्हें एग्जामिन करते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो समझ नहीं सकते, बट आई विल डू माई बेस्ट सो दैट वी कैन गेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड अंडरस्टैंड देयर सेटअप, अरेंजमेंट एंड वर्किंग. सो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल से बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से. तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर. लेट्स गेट ऑन विद इट. सो हियर वी गो. अब मैंने पूरी ट्राई की है कि जिस सीक्वेंस में मैं इसे एग्जाम में ड्रॉ करने की ट्राई करता फास्ट से फास्ट कंप्लीट करने के लिए उसी सीक्वेंस में आपको बता सकूं. ऑफ कोर्स ये ब्लैक बोर्ड है तो मेरे पास स्केल वो सब नहीं है, सॉरी वाइट बोर्ड है, डोंट माइंड द माइनर थिंग्स. वाइट बोर्ड है बट मेरे पास इतने बड़े स्केल वेल नहीं है कि मैं इसे परफेक्ट ड्रॉ कर सकूँ. बट या यू मस्ट हैव गॉटन द कि कौन से ऑर्डर में आपको इसे ड्रॉ करना है. सो एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ क्वाइट सिंपल. अब बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को हम समझने से पहले इसके नाम पे थोड़ा ध्यान देते हैं. बॉइलिंग वाटर तो उबलने वाला पानी, राइट. सो बेसिकली इसमें हमारा जो वाटर है यानी H2O सिंपल वाटर, वही कूलेंट भी है, मॉडरेटर भी है एंड रिफ्लेक्टर भी है. ये इसका सबसे मेन फीचर है. तो मैंने आपको पहले बताया था कि इंडस्ट्री वाले बहुत जुगाड़ लगाते हैं और ऐसे जुगाड़ू दिमाग की ही इंडस्ट्री में ज़रूरत है और वही पहले सेलेक्ट होते हैं जो जुगाड़ लगा सके, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ ना मेंटोस ज़िंदगी आपको दिला देते हैं. बिकॉज आप सिंपल वाटर यूज़ कर रहे हो तो आपके रिफ्लेक्टर, कूलेंट, मॉडरेटर तीनों का काम एक साथ हो रहा है, तो आपको अलग अलग मटेरियल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका वर्क फ्लो थोड़ा सिंपल हो जाता है. सो ये सबसे पहली बात है. बट देयर इज़ ऑलवेज अ बट. मैंने आपको पहले भी एक कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया था कि मॉडरेटर फ्यूल का एक कॉम्बिनेशन होता है, राइट. तो अगर हम मॉडरेटर के तौर पे सिंपल वाटर यूज़ करने हैं तो हमारा फ्यूल एनरिच होना चाहिए, क्योंकि मॉडरेटर सस्ता है तो फ्यूल महंगा आएगा. दैट इज़ द पॉइंट. अगर यहीं पर मैं D2O यानी हैवी वाटर यूज़ करता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तब शायद मैं नॉर्मल फ्यूल यूज़ कर सकता. बट हम यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी सेक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में वाटर को बॉयल करना है, इसलिए हम सिंपल वाटर यूज़ करते हैं बिकॉज इट इजीली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो फॉर दैट केस वी हैव टू यूज़ एनरिच U-235 यूरेनियम फॉर ऑपरेटिंग दिस रिएक्टर. इसलिए मैंने खास तौर पे इस फिगर में भी लिखा है कि एनरिच फ्यूल है यहाँ पे. ऑफकोर्स ये जो 1, 2 एंड 3 ये जो बीच का सेक्शन है ये पूरा हमारा फ्यूल बंडल का सेक्शन है जिसके बीच में हम कंट्रोल रॉड्स को डिप कर रहे हैं. सो एक्चुअल में ये फ्यूल बंडल जो है हेट्रोजीनियस है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेटर अलग से हमने वाटर लिया है, इसलिए कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है. एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब. बंडल है अलग अलग रॉड्स का, बस उसे सिलेंडर शेप में दिया है ताकि बीच में आप कंट्रोल रॉड्स को डिप कर सको. सो दैट्स हाउ इट इज़. सो इसका सबसे मेन फीचर आपको दो चीज़ें पता चल गई कि H2O यूज़ हो रहा है एज ए कूलेंट वाटर, मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर. एंड क्योंकि H2O यूज़ हुआ है तो आपको एनरिच यूरेनियम U-235 यूज़ करना पड़ा एज ए फ्यूल बंडल. और ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि वाटर और न्यूक्लियर को हम डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते, और इस डायग्राम से भी क्लियर पता चल ही रहा है वो बात. तो इतना चीज़ हमें नाम से पता चल गया, राइट. और इसमें आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि सिंगल सर्किट जो है वही रिपीट हो रही है. जो पानी यूज़ हो रहा है
वही कंटिन्यूसली रिपीट इस साइकिल में चल रहा है। अनलाइक अदर रिएक्टर, कुछ रिएक्टर वैसे भी होते हैं जिसमें अलग मीडियम्स यूज होते हैं, 2 या 3 सर्किट की भी जरूरत पड़ सकती है, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इसके अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो कंट्रोल रॉड्स है इनको अप डाउन करने के लिए हमारे पास हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स होते हैं। सो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहला ये हमारे रिएक्टर का मेन बॉडी है, जो हमने बेसिक एलिमेंट्स के लिए जिस तरह से बनाया था वही है, एग्जैक्टली वही है, बस इसमें शेप हमने थोड़ा प्रेशर वेसल का दे दिया। बिकॉज प्रेशर वेसल के जो एंड्स होते हैं वो कभी सिलेंड्रिकल होते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ डिस्ट एंड या उनसे थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है सरफेस एरिया के रिलेटिव कॉस्ट के कंपेरेटिव में। आपने डिज़ाइन में पढ़ा होगा कि सिलेंड्रिकल इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो यहाँ पे भी एक जुगाड़ लगाया है, पता है क्या? नॉर्मली प्रेशर वेसल यानी अपना रिएक्टर का जो वेसल बेसिक प्रेशर वेसल ही है वो और थर्मल शील्डिंग को मिक्स कंबाइन कर दिया, क्योंकि दोनों का मटेरियल स्टील प्लेट होता है, राइट? तो इन्होंने क्या किया है, जो डिजाइन लिमिट है 200 kgf/cm² की, उससे ज़्यादा थिकनेस ले ली है। तो उससे क्या हुआ, हीट भी एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड डिजाइन क्राइटेरिया भी फुलफिल कर देगा। तो दोनों को ही ज़्यादा थिकनेस दे दी है, बट हमने देखा था उनके बीच में गैप रखना पड़ता है, राइट? पर यहाँ पे तो गैप दिया नहीं, सो व्हाट? तो यहाँ पर बायोलॉजिकल शील्ड में हमने 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा गैप दे दिया है, और इनफैक्ट ये पूरी बायोलॉजिकल शील्ड का जो एरिया है वो वाटर के पूल से भरा हुआ है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये पूरी सर्किट में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ये जो गैस जा रही है वो कंटिन्यूस जा रही है, ब्लू लाइन, राइट? बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जब इसमें जा रही है इस बिल्डिंग में, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है। नोटिस किया है आपने? यहाँ पे लाइन कंटिन्यूस नहीं जा रही बट ब्रेक हो रही है एंड देन इट इज गोइंग लाइक दिस। इसका मतलब ये पूरा वाटर इस चेम्बर को फिल कर रहा है। सो इससे ये कूलिंग कर रहा है इस पूरे चेम्बर की। तो और भी जो हीट एस्केप हो रही है, रिफ्लेक्टर का काम, वो सब यहाँ हो रहा है। नाउ आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रिफ्लेक्टर का काम यहाँ भी हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन कूलिंग का काम भी हो रहा है, और इसमें से ही कुछ हीटअप किया गया वाटर है, यानी जिसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है, वो आगे यहाँ पे जा रहा है नीचे के पूल में, और यहाँ से गर्म होकर ऊपर जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर अपना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चल रहा है, और इस फिशन रिएक्शन से एज वाटर गेट्स हीटेड इट विल राइज अप, और ऊपर जाते जाते इस चेम्बर के अंदर यहाँ पे स्टीम कलेक्ट होगी। अब सिंप्लिसिटी के सेक के लिए और कन्वीनियंस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वाटर के लिए रेड लाइन यूज की है एंड स्टीम के लिए ब्लू लाइन की है। और ऑफकोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर है तो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड यानी सुपर क्रिटिकल स्टेट की स्टीम होगी। सो स्टीम यहां से कंटिन्यूस जा रही है, यहां पे अभी वो मिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज मिक्स कर दूंगा वापस वो वेट हो जाएगी, तो फायदा नहीं और प्रेशर लॉस भी हो जाएगा। सो यहां से कंटिन्यूस जा रही है टरबाइन में, टरबाइन उसे एक्सपैंड कर रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू कंडेंसर जहां उसका फेस चेंज हो रहा है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे मैंने ब्लैक कॉइल बताई है बिकॉज इट इज अ सेपरेट मीडियम। यहां पे एक सेपरेट कूलिंग वाटर मीडियम आएगा जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग द फेस ऑफ द स्टीम। यहाँ पे कई सारे बच्चे भूल करते हैं, उन्हें लगता है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बट जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो सिर्फ हीट लॉस की वजह से थोड़ा कुछ 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिर्फ इसका फेस चेंज करने वाले, बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप करने का फायदा नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप कर भी दिया तो वापस उसे टेम्परेचर तो गेन करवाना ही है आगे जाके। सो इसे हम सिर्फ फेस चेंज करते हैं, और फेस चेंज यानी जो लेटेंट हीट का लॉस होता है वो कभी भी आइसोथर्मल होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के हिसाब से। सो दैट इज व्हाट इट गोज एंड दिस ब्लैक वाटर डज नॉट मिक्स इन एनी क्राइटेरिया। आई मीन दिस ब्लैक कोड, ये जो कूलिंग वाटर है कभी इस पानी से मिक्स नहीं हो सकता, उसके कॉन्टैक्ट में भी बहुत आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो पाइप है इसका डायमीटर की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसका भी एक रीज़न है, वो आपको बाद में बताता हूँ, बट ये कोई हालत में मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम आफ्टर दिस यहाँ पर जो स्टीम है वो कंप्लीटली वाटर फॉर्म में आ जाएगी एंड ये वाटर फिर से फीड पंप के थ्रू एक रिक्वायर्ड प्रेशर पे पंप कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस सर्किट गोज। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी बेसिक रैंकाइन साइकिल होती है वही है, बस फर्क क्या आया है, बॉयलर की जगह यहाँ पर ये पूरा रिएक्टर आ गया है, बाकी टरबाइन, कंडेंसर, फीड पंप ये तो सब सेम है। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आ गया है, क्या कि जो रिएक्टर में से बॉइलिंग वाटर आ रहा है यानी स्टीम आ रही है, उसका फेस चेंज हम कर रहे हैं, तो जब वो कूल हो रही है कंडेंसर में, कूल नहीं सॉरी फेस चेंज हो रहा है,
तब किसी भी हालत में मिक्स नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ओरिजिनल बॉयलर में भी मिक्स नहीं होना चाहिए बिकॉज हीट लॉस होता है और हीट लॉस से हमारा वर्क लॉस हो जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ पर और ज़्यादा केयर देनी पड़ती है कि किसी भी हालत में मिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे लीकेज भी हो जाए लीकेज भी नहीं होना चाहिए, इतना यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और फाइनली आपको इसका स्ट्रक्चर से पता चल गया है, कंट्रोल रॉड्स हैं, ये पूरा फ्यूल का बंडल है जिसमें एनरिच यूरेनियम है एंड दिस इज आवर वाटर पूल जो पूरे बायोलॉजिकल शील्ड के डोम स्ट्रक्चर को फिलअप कर रहा है। और ऑलरेडी हमारे पास रिएक्टर है जो उससे कॉन्सेंट्रिक डोम स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रेशर वेसल का, रिएक्टर वेसल का भी काम कर रहा है। एंड देन यहाँ पे हमारे सिंपल रैंकिन साइकिल के कंपोनेंट्स है। और हाँ बिफोर कोई मुझे डिस्टर्ब करे मैं खुद ही बताता हूँ, यहाँ पे मैंने टर्बो जनरेटर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुपर टर्बोजेट का जनरेटर, ऐसा कुछ नहीं। टरबाइन के साथ जो जनरेटर या अल्टरनेटर होते हैं उनको जनरली टर्बो जनरेटर, टरबाइन जनरेटर का एक वर्डिंग जैसे बनाया, टर्बो जनरेटर वही नाम दिया होता है। जस्ट लाइक विंड एनर्जी पावर प्लांट्स में जो होते हैं एरो जनरेटर, क्योंकि वो विंड एरो डायनेमिक से रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, टर्बो जनरेटर अल्टरनेटर सब एक ही है। मेन काम है टरबाइन के वर्क को कन्वर्ट करना है, दैट इज द मेन वर्क। तो डोंट लूज फोकस ऑन सच स्मॉल थिंग्स। सो दिस इज थिंग। सो आई थिंक इसके सारे कंपोनेंट्स समझ आ गए हैं कि एनरिच यूरेनियम कंट्रोल रॉड के साथ न्यूट्रॉन सप्लाई करने पे न्यूक्लियर फिशन करेंगे, हीट जनरेट होगी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से, वो इस वाटर को हीट कर दी जाएगी एंड स्टीम के फॉर्म में ऊपर कलेक्ट होता जाएगा रिक्वायर्ड प्रेशर पे। ऑफकोर्स ये प्रेशर सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे होगा, 200 kgf से भी ज़्यादा, 210 kgf से भी ज़्यादा होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूँ तो। एंड देन दिस स्टीम इज सेंट टू टर्बाइन यूजिंग स्टीम स्टॉप वाल्व। ऑफकोर्स आपको बॉयलर एक्सेसरीज भी अच्छे से पता होनी चाहिए। बॉयलर एक्सेसरीज में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस एक स्टीम स्टॉप वाल्व है वो कॉमन आएगा ही, क्योंकि स्टीम के फ्लो को आप कंट्रोल कर रहे हो। देन दैट वाल्व इज अ स्टीम स्टॉप वाल्व। बेसिकली होता है ग्लोब वाल्व ही है सब, ग्लोब वाल्व या कोई भी सिंपल वाल्व है। सो स्टीम को फ्लो कराया टरबाइन में, टरबाइन ने उसे एक्सपैंड किया यानी उसका प्रेशर ड्रॉप किया। टेम्परेचर हम ड्रॉप नहीं करें, टेम्परेचर ऑटोमेटिक ड्रॉप हो रहा है बिकॉज प्रेशर लॉस हुआ है एंड वॉल्यूम एक्सपैंड हुई ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर में हमने उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेस चेंज कराया, सिर्फ लेटेंट हीट लूज कर रहा है वो। हम जानबूझ के कभी भी कंडेंसर में हीट लॉस यानी उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करवाते, हम उसका सिर्फ फेस चेंज करवाते हैं एज फार एज बॉयलर्स एंड रिएक्टर्स गोज। देन दिस वाटर एट आफ्टर फेस चेंज विल गो टू फीड पंप एंड देन इट विल बी पंप टू रिक्वायर्ड साइकिल प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर। So this is the cycle and these are the main features. So I think इतना सब बेसिक आपको पता चल गया होगा एंड यू नो व्हाट, आज मुझे लगा था कि फाइनली बिना इंटरप्शन के 2-3 लेक्चर हो गए तो आज का लेक्चर भी बिना इंटरप्शन के कंप्लीट हो जाएगा, बट these guys have arrived. Let's see what they want to ask. क्या हाँ ये रहा। हेलो सर, केल्विन बोल रहा हूँ। सर ये जो बायोलॉजिकल शील्डिंग है वो तो रिएक्टर वेसल के आजू बाजू होती है, तो वो तो एक पूरा आपने बनाया है, लेकिन वो बाकी के कंपोनेंट के आजू बाजू ऐसा क्यों वो हैशिंग करके ऐसा बनाया? वो भी बायोलॉजिकल शील्डिंग है सर, और अगर वो भी बायोलॉजिकल शील्डिंग है तो उसकी ज़रूरत क्या है और उसको अलग से सेपरेट क्यों किया है रिएक्टर वेसल से? सर वो समझा दो ना। सो जैसा कि आपने सुना, थोड़ा लॉजिकल सवाल पूछा है बट अच्छा सवाल है कि यहाँ पर जो बायोलॉजिकल शील्ड है हम नॉर्मली रिएक्टर के आजू बाजू बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पर बायोलॉजिकल शील्ड हमने इन सब के आजू बाजू क्यों बनाई है? ऑफकोर्स थोड़ा दिमाग लगाते मालूम पड़ जाता, बट कुछ नहीं, चलो मैं समझा देता हूँ, वैसे भी समझा नहीं था। यहाँ पर हमने जो वाटर एज अ कूलेंट मॉडरेटर यूज़ किया है वो डायरेक्टली हमारे फ्यूल के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली फ्यूल का कुछ रेडियो एक्टिविटी उसमें ट्रांसफर होगा न्यूक्लियर फिशन के दरमियान। So because of this radioactivity, this steam and this water, this whole circuit is radioactive. और जो भी एलिमेंट्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑफ कोर्स वो भी रेडियोएक्टिव बनते जा रहे हैं। लाइक दिस टरबाइन, इस टरबाइन की ब्लेड्स डायरेक्टली स्टीम के कांटेक्ट में आ रही है, राइट? सो वो टरबाइन के ब्लेड्स भी रेडियोएक्टिव बन रहे हैं। एंड जस्ट इन केस यू डोंट नो, टरबाइन को कम्प्लीटली लीक प्रूफ नहीं बना सकते, उसकी एक्सटीरियर बॉडी जो है वहाँ से थोड़ा लीकेज होता ही है, हमेशा लीकेज होता है बाहर की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर पर वर्क कर रहे हैं, राइट? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ कोई भी फ्लूइड जाने की ट्राई करेगा, सो वहाँ पे लीकेज होना ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो हो सकता है थोड़ी स्टीम कभी बाहर लीक हो जाए। सिमिलरली
कंडेंसर, फीड पंप, ये सब भी इसी रेडियो एक्टिव वाटर से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये भी रेडियो एक्टिव है। तो ह्यूमन लाइफ इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकती। ऑफ कोर्स जब मेंटेनेंस होता है तब इसे स्टॉप किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट करके सारा रेडियो एक्टिव लीक हुआ वेपर जो भी ये सब निकाल दिया जाए। देन ह्यूमन गोज देयर फॉर मेंटेनेंस इन सम देयर आर वेरियस सूट्स टू प्रोटेक्ट देम, वो पहन के बाद में जाना पड़ता है। दैट इज वन काइंड ऑफ ड्रॉबैक फॉर दिस, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑफ कोर्स इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपको करने पड़ेंगे, फॉर 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन विद डायग्राम। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैन। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे हो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यार पहली बार आए हो तो याद से सब्सक्राइब कर दो यार, और कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, तो ये बायोलॉजिकल शील्ड इसलिए हमें दोनों पे देनी पड़ती, और इसको हमने सेपरेट भी इसलिए किया है क्योंकि ये जो पूरा चेम्बर है, इस चेम्बर में वाटर कंप्लीटली फिल्ड है, बट यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इसे फिल्ड रखना पड़ता है बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट एज अ कूलिंग मीडियम टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ दिस बायोलॉजिकल शील्डिंग, राइट। सो यहाँ पे वाटर फिल्ड होता है, इसलिए इसका एक चेम्बर अलग है, एंड देन अगेन ये एक सेपरेट बायोलॉजिकल शील्ड है, क्योंकि इनका फंक्शन बायोलॉजिकल शील्ड का है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को रोकना एंड टू प्रोटेक्ट बायोलॉजी इकोसिस्टम। सो वो इसका फंक्शन है। यहाँ पे सिर्फ इसलिए हमने इसको सेपरेट किया है क्योंकि यहाँ पे पानी फील्ड है, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक इसका सेपरेट एक प्रेशर है जिस प्रेशर पे इसे मेंटेन करना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और हाँ, ये जो मैंने बोला ना इसको ब्लैक क्यों बताया है, इसीलिए बताया क्योंकि इस पानी के साथ ये कभी कॉन्टेक्ट में आता है। इनफैक्ट इसकी जो ट्यूब्स है ना उनको भी रेगुलर मेंटेन किया जाता है कि उनमें कोई पिटिंग, करोशन या किसी तरह से छेद वेद होकर लीकेज ना हो जाए, वरना ये जो कूलिंग वाटर बाहर आता है ना, ये यहाँ से बाहर आता है, एक वाटर पूल ओपन जो होता है ना नेचर में, उसमें मिक्स होता है, तो अगर उसमें रेडियो एक्टिव आ गया तो हो गया काम अपना पूरा। सो वैसा नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड ये इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हो आपकी, पूरे को आपको बायोलॉजिकल शीट देना पड़ता है, और ऑफ कोर्स फ्री में तो बायोलॉजिकल शीट आती नहीं है, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सो दैट इज इट फॉर दिस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर फॉर दिस लेक्चर। और हाँ, अगर आपको मैं जिन बुक्स को रेफर करता हूँ या कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी चाहिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, देन डू विजिट आवर ब्लॉग www.originsconglomerate.blogspot.com and the link is in description. Just search power plant engineering on our blog and you can come across several reference book which majorly contains all topics if you go through them. So let's meet again in the next lecture. Thank you. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.